तो बेटा अब हम पढ़ते हैं ब्लड प्रेशर मीन्स रक्त दाब। ब्लड प्रेशर क्या होता है? तो हम जानते हैं कि हमारा जो ब्लड है वो क्लोज्ड ब्लड वेसल्स मीन्स बंद रक्त वाहिनियों में बह रहा होता है, मीन्स फ्लो कर रहा है। और ये जो ब्लड है इस ब्लड वेसल की वॉल पर मीन्स इन रक्त वाहिनियों की दीवारों पर जो प्रेशर लगाता है बहने के दौरान, उसी दाब को बोलते हैं हम रक्त दाब। तो रक्त दाब क्या है? रक्त द्वारा रक्त वाहिनियों की दीवार पर डाला गया दबाव, उसे बोलते हैं रक्त दाब। रक्त दाब को दो अवस्थाओं में मापा जाता है। पहला प्रकुंचन दाब या इसी को बोलते हैं सिस्टोलिक दाब या इसी को बोलते हैं पंपिंग प्रेशर, जबकि दूसरा है शिथिलन दाब या इसी को बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर या इसी को बोलते हैं शिथिलन दाब। तो हमने पढ़ा प्रकुंचन दाब या सिस्टोलिक दाब, ये क्या होता है? तो ये हमारे ब्लड प्रेशर की ऊपरी लिमिट होती है, मींस हायर लिमिट होती है। और ये हायर लिमिट क्या प्रदर्शित करती है? मींस हार्ट जब सिस्टोल करेगा तो हार्ट के सिस्टोल के द्वारा ब्लड को पंप कर दिया जाएगा ब्लड वेसल्स में, और रक्त का रक्त वाहिनियों की दीवारों पर दबाव कब? जब हार्ट का सिस्टोल है, उसी को बोलते हैं प्रकुंचन दाब या सिस्टोलिक दाब। और ये कितना होता है? तो इसकी सीमा मनुष्य में होती है 120 mm of Hg, जबकि शिथिलन दाब या डायस्टोलिक दाब वह दाब है जो कि हृदय की शिथिलन अवस्था को मींस डायस्टोल को प्रदर्शित करता है। सिस्टोलिक दाब तो हृदय की संकुचन अवस्था को प्रदर्शित करता है, जबकि डायस्टोलिक दाब हृदय की शिथिलन अवस्था को प्रदर्शित करता है। मींस हार्ट के डायस्टोल के टाइम पर, डायस्टोल मींस शिथिलन के समय जो रक्त वाहिनियों पर दबाव डालता है, उस दाब को बोलते हैं डायस्टोलिक दाब। तो दो दाब हमने पढ़े, एक तो सिस्टोलिक प्रेशर मींस हृदय के सिस्टोल के दौरान रक्त द्वारा रक्त वाहिनियों की दीवार पर डाला गया दाब। दूसरा डायस्टोलिक दाब हार्ट के डायस्टोल के टाइम पर मींस शिथिलन के समय रक्त द्वारा रक्त वाहिनियों की दीवार पर डाला गया दाब। और इस डायस्टोलिक दाब की जो मनुष्य में सीमा है वो है 80 mm of Hg। तो सिस्टोलिक प्रेशर हो गया 120 mm of Hg, 120 mm of Hg, जबकि डायस्टोलिक प्रेशर हो गया 80 मींस 80 mm of Hg। एक स्वस्थ मनुष्य का अगर हम रक्त दाब जब लिखते हैं तो सबसे पहले लिखा जाता है इस प्रकुंचन दाब को, और फिर ऑब्लिक लगा के लिखा जाता है शिथिलन दाब को। कैसे? तो 120/80 mm of Hg, और यही है एक स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब। हम रक्त दाब मींस ब्लड प्रेशर को एक यंत्र द्वारा नापते हैं, और उस यंत्र का नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। तो इस स्फिग्मोमैनोमीटर यंत्र द्वारा ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है। यहां पर बांध दिया जाता है, और यहां मींस एक धमनी होती है हमारे, उस धमनी का नाम है ब्रैकियल धमनी, जो कि हमारी इस भुजा में पाई जाती है। तो यहां पर ब्रैकियल धमनी में इसे मापा जाता है। तो स्फिग्मोमैनोमीटर यंत्र द्वारा रक्त दाब को मापते हैं किसमें? ब्रैकियल आर्टरी मींस ब्रैकियल धमनी में। ब्रैकियल धमनी कहां पाई जाती है? हमारी भुजा में, यहां पर पाई जाती है। तो इस तरीके से हमने देखा स्फिग्मोमैनोमीटर यंत्र द्वारा नाप रहे। रक्त दाब आयु के समानुपाती होता है, मींस जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है वैसे वैसे उसमें रक्त दाब भी बढ़ता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, जैसे एक मेल में ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है फीमेल की अपेक्षा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ओबीज पर्सन मींस जो मोटे लोग हैं, जिनमें मोटापा है, उनमें ब्लड प्रेशर हाई होता है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट होते हैं जो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड होते हैं और जो हर एक मनुष्य में वेरी करता है उसकी स्थिति के अनुसार। या फिर हम कहें जैसे स्टैंडिंग कंडीशन मींस खड़े हुए अवस्था में ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, जबकि रेस्ट या स्लीपिंग कंडीशन में
या सोने के दौरान ब्लड प्रेशर कम होता है। तो ये था ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर से रिलेटेड जो रोग हैं, जैसे रक्तदाब का बढ़ना, रक्तदाब का कम होना, वो सब हम पढ़ेंगे जब हम सभी डिसऑर्डर को एक साथ पढ़ा जाएगा। अब रक्तदाब के बाद नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो है नब्ज। हम देखते हैं जब भी किसी पर्सन को फीवर आता है तो डॉक्टर उसकी नब्ज को यहां देखता है, और इस तरीके से ये 3 उंगलियों द्वारा यहां नब्ज को देखा जाता है। नब्ज को हम देखते किधर हैं? तो नब्ज को हम अंगूठे की साइड में देखते हैं। अंगूठे की साइड में यहां पर पाई जाने वाली जो धमनी है उसका नाम है रेडियल धमनी। तो नब्ज को मनुष्य की कलाई, इसे बोलते हैं मनुष्य की कलाई की, और इस कलाई में स्थित रेडियल धमनी में इसे महसूस किया जाता है। नब्ज को स्फिग्मोमीटर यंत्र द्वारा मापा जाता है। रक्तदाब को स्फिग्मोमैनोमीटर यंत्र द्वारा नापा जाता था, जबकि नब्ज को स्फिग्मोमीटर यंत्र द्वारा नापा जाता है। हम देखते हैं अगर हम यहां पर इन 3 उंगलियों को रखें तो यहां पर हमें नब्ज महसूस होती है और हमें एक प्रेशर यहां पर फील होता है, मीन्स एक दाब हमें देखने को मिलता है, और उस दाब को बोला जाता है नाड़ी दाब, मीन्स पल्स प्रेशर। हमें अगर इसकी वैल्यू निकालनी हो कि पल्स प्रेशर कितना होता है, तो नाड़ी दाब हम निकाल सकते हैं अगर सिस्टोलिक बीपी मीन्स सिस्टोलिक दाब, जिसे हम प्रकुंचन दाब बोलते हैं, उसमें से हम माइनस कर दें किसको? डायस्टोलिक बीपी मीन्स शिथिलन दाब को। तो प्रकुंचन दाब कितना? 120 mm of Hg। शिथिलन दाब कितना? 80 mm of Hg। अगर मैं 120 में से 80 mm of Hg को माइनस कर दूं तो नाड़ी दाब मीन्स नब्ज दाब कितना आ जाएगा? 40 mm of Hg। तो नब्ज दाब जो उत्पन्न होता है वो इन दोनों के अंतर की वजह से उत्पन्न होता है। तो हमने ब्लड प्रेशर पढ़ा। ब्लड प्रेशर को हम मापते हैं ब्रेकियल आर्टरी या ब्रेकियल धमनी में, जबकि कलाई में स्थित रेडियल धमनी में, इसमें महसूस की जाती है नब्ज। तो ये हमने नब्ज और ब्लड प्रेशर पढ़ा। नाड़ी की अगर हम बात करें या नब्ज की अगर बात करें तो नब्ज को इस कलाई में स्थित रेडियल धमनी के अलावा कई और जगहों पर, शरीर में कई और जगहों पर भी महसूस किया जा सकता है। जैसे हमारे गर्दन में यहां पर महसूस कर सकते हैं हम उसे। इसके अलावा और भी बहुत सारी जगह हैं जहां पर कि हम इस नब्ज को महसूस कर सकते हैं। ज्यादातर जगहों पर, ज्यादातर टाइम हम नब्ज को इस कलाई में ही देखते हैं। नाड़ी दाब क्या है? तो नाड़ी दाब इन दोनों दाबों का अंतर है, मीन्स सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी के बीच का अंतर है, जिससे ये नब्ज उत्पन्न होती है, उसे बोलते हैं नाड़ी दाब। अब हम पढ़ते हैं परिसंचरण तंत्र से संबंधित रोग, मीन्स डिसऑर्डर रिलेटेड विद सर्कुलेटरी सिस्टम। हृदयों की असामान्य अवस्था या कोई एबनॉर्मलिटी की वजह से, या फिर परिसंचरण या सर्कुलेशन की कोई एबनॉर्मलिटी की वजह से जो रोग उत्पन्न होते हैं, उन सभी को हम यहां पर पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं वो है हाइपरटेंशन, और सेकंड नंबर पर दिया है हाइपोटेंशन। आजकल हम देखते हैं हमारे घरों में 1 या 2 पर्सन, कोई भी 1 या 2 व्यक्ति ब्लड प्रेशर की बीमारी से परेशान होता है। उन्हीं में से ये ब्लड प्रेशर से रिलेटेड डिसऑर्डर यहां पर दिखा रखे। तो ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना ये कहलाता है हाइपरटेंशन, और रक्तदाब का कम हो जाना मींस ब्लड प्रेशर का घट जाना ये कहलाता है हाइपोटेंशन। सबसे पहले पढ़ते हैं हाइपरटेंशन मींस अति तनाव। ये क्या होता है? तो अति तनाव जैसे कि हम समझते हैं एक सामान्य वयस्क मनुष्य का जो रक्तदाब है वो होता है 120/80 mm of Hg, मीन्स उसमें प्रकुंचन दाब होता है 120 mm of Hg और शिथिलन दाब होता है 80 mm of Hg। लेकिन अगर प्रकुंचन दाब का मान 140 mm of Hg से ज्यादा हो जाए एवं शिथिलन दाब 90 mm of Hg से ज्यादा हो जाए, तो ऐसी स्थिति कहलाती है हाइपरटेंशन मींस अति तनाव।
अगर ब्लड वेसल में मींस रक्त वाहिनियों में रक्त का दबाव बढ़ेगा तो ब्लड वेसल वॉल पर वो हमें दिखाई देगा। और अगर ब्लड वेसल के अंदर रक्त दाब ज्यादा बढ़ जाए तो उसकी वजह से जो रक्त वाहिनी है उसके फटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मींस अगर हाइपरटेंशन है और हाइपरटेंशन वाली स्थिति में रक्त वाहिनी के फटने से रक्त स्त्रावण मींस हेमरेज, जैसे हम बोलते हैं ना किसी पर्सन को ब्रेन हेमरेज हो गया, मींस ब्रेन में ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, रक्त का स्त्रावण स्टार्ट हो गया। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? हाइपरटेंशन की वजह से। तो हाइपरटेंशन की स्थिति में रक्त वाहिनी के फटने से रक्त स्त्रावण मींस ब्लीडिंग या हेमरेज जैसी समस्या होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर ये मस्तिष्क में हो तो पर्सन को ब्रेन हेमरेज, मस्तिष्क में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और उससे आगे चलकर पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो हम समझ सकते हैं कि हाइपरटेंशन की वजह से जो हमारे अनिवार्य अंग हैं उनमें से कुछ यहाँ दिए हुए हैं, जैसे हृदय, मस्तिष्क, गुर्दे, ये सभी प्रभावित होते हैं। इस वजह से हाइपरटेंशन एक डेंजरस कंडीशन होती है। सेकंड नंबर पर हम पढ़ते हैं हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन का मतलब है अल्प तनाव। अल्प तनाव का मतलब ब्लड प्रेशर का कम हो जाना, रक्त दाब का कम होना। तो रक्त दाब कितना कम हो गया? अगर प्रकुंचन दाब 100 mm of Hg से कम और शिथिलन दाब 70 mm of Hg से कम हो तो ऐसी स्थिति कहलाती है हाइपोटेंशन मींस अल्प तनाव। हाइपरटेंशन में प्रकुंचन दाब 140 mm of Hg से ज्यादा एवं शिथिलन दाब 90 mm of Hg से ज्यादा। हाइपोटेंशन में प्रकुंचन दाब 100 mm of Hg से कम एवं शिथिलन दाब 70 mm of Hg से कम हो जाता है। अगर हमसे पूछा जाए कि हाइपोटेंशन किन कारणों की वजह से हमारी बॉडी में डेवलप कर सकता है तो हम समझ सकते हैं कि अल्प तनाव के कारण क्या क्या। पहला है कपाटों की असामान्यता मींस एबनॉर्मेलिटी हो जाना। कपाट मींस वॉल्व की अगर कोई डिफेक्ट आ जाए उसकी वजह से क्या होगा कि जब वेंट्रिकल्स निलय अगर ब्लड को पंप करेंगे और अगर कपाट सही से काम नहीं कर रहे हैं तो कपाट पीछे की तरफ आलिंद में खुल जाएंगे और ब्लड जो है वो आलिंद में निलय से चला जाएगा। तो जितना ब्लड निलय के द्वारा पंप होना चाहिए उतना होगा नहीं, और अगर उतना ब्लड नहीं जाएगा तो उतना ब्लड का प्रेशर भी नहीं होगा, तो ब्लड प्रेशर कम होना यही कहलाता है अल्प तनाव। तो पहला कारण हमने समझ लिया, कपाटों की असामान्यता मींस वैल्वुलर डिफेक्ट होना। इसके अलावा एनीमिया। एनीमिया का मतलब होता है बॉडी में ब्लड की कमी हो जाना मींस खून की कमी होना, उसे बोलते हैं एनीमिया। जब खून का आयतन ही कम हो जाएगा तो खून का दबाव भी ब्लड में कम होगा मींस रक्त दाब कम हो जाएगा और इसी को बोलते हैं हाइपोटेंशन। तो एनीमिया की वजह से भी हाइपोटेंशन हो सकता है। अगर हम खाने में जो पोषक पदार्थ है अगर वो नहीं लेंगे तो पोषक पदार्थों की कमी की वजह से भी खून की कमी डेवलप हो सकती है, इसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। और लास्ट में एक कारण और दिया है, वाहिनी। उसमें जो वाटर फ्लो हो रहा है, पानी जो उसमें बह रहा है, उसका दाब जो है वो कम हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह हमारे ब्लड वेसल के साथ हो रहा है। अगर ब्लड वेसल प्रसारित हो जाए मींस डायलेट हो जाए तो उसकी वजह से भी उसमें बहने वाले रक्त का दाब कम हो जाएगा और इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोटेंशन। तो हाइपोटेंशन हमने पढ़ा ब्लड प्रेशर का कम हो जाना, हाइपरटेंशन हमने पढ़ा ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। हाइपोटेंशन के कारण हमने पढ़े जैसे कि एनीमिया, पोषक तत्वों की भोजन में कमी, इसके अलावा वाहिनियों का प्रसारण हो जाना और साथ ही साथ
वॉल्व मीन्स कपाटों का सही से कार्य नहीं करना। तो ये सब हमने इसके कारण पढ़े, और भी बहुत सारे कारण है, लेकिन हमारे मॉड्यूल में या हमारे लेवल पर केवल इतने ही कारण दिए हुए हैं, तो उनको हमने समझ लिया। वेरिकोज वेन्स मीन्स वेरिकोज सिराएं, ये क्या होती हैं? तो ये डायलेटेड एवं टॉर्चुअस वेन्स होती हैं, मीन्स फूली हुई एवं टेढ़ी मेढ़ी सिराएं, जो कि स्किन पर सीधे दिखाई देती हैं। ये ज्यादातर उन लोगों में होती है जो कि लंबे समय तक खड़े रहते हैं, जैसे कि हम लोग टीचर्स, जिनको कि ज्यादातर टाइम खड़े रहना है और पढ़ाना है, या फिर जैसे घर में महिलाएं जो किचन में काम कर रही हैं या ज्यादातर जो घर के कार्य कर रही हैं, उन्हें खड़े रहना होता है। तो दीर्घ काल तक खड़े रहने पर एवं सिराओं में उपस्थित कपाटों के विकार की वजह से जो स्थिति उत्पन्न होती है, उसे बोलते हैं वेरिकोज सिराएं। क्या होता है कि दीर्घ काल तक खड़े रहने पे जो सिराओं में उपस्थित कपाट होते हैं, उनमें विकार उत्पन्न हो जाते हैं, और उसकी वजह से वो जो ब्लड ऊपर जाना चाहिए, वो वहीं पैरों में ठहरना स्टार्ट हो जाता है, सिराओं में, और सिराएं फूली हुई प्रतीत होती हैं, साथ ही साथ वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, और ऐसी स्थिति को बोलते हैं वेरिकोज वेन्स। ज्यादातर ये महिलाओं में देखने को मिलती है। इसके अलावा जो सर्वाधिक प्रभावित सिरा है, वो पैरों में पाए जाने वाली सिफेनस वेन मीन सिफेनस सिरा होती है। तो ये था वेरिकोज वेन्स। हमने 3 डिसऑर्डर के बारे में पढ़ लिया, जिसमें पहला था बीपी का बढ़ जाना मीन्स हाइपरटेंशन, बीपी का कम हो जाना मीन्स हाइपोटेंशन, और थर्ड पर हमने पढ़ा था वेरिकोज वेन्स का डेवलप होना मीन्स वेरिकोज सिराओं का बनना। अब हम बात करते हैं 2 और डिसऑर्डर की, जिनमें से एक है एथेरोस्क्लेरोसिस और दूसरा है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब है धमनी की गुहा का सकरा हो जाना मीन्स नैरोइंग ऑफ द आर्टरीज। आर्टरीज मीन्स धमनी का जो गुहा है, उसके अंदर कुछ पदार्थ जमने की वजह से उसकी जो गुहा है वो सकरी हो जाती है मीन्स नैरो हो जाती है, और इस कंडीशन को बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। जबकि आर्टीरियोस्क्लेरोसिस का मतलब है हार्डनिंग ऑफ आर्टरी। हार्डनिंग ऑफ आर्टरी का मतलब है धमनी का कठोर हो जाना। तो हमने पढ़ा एथेरोस्क्लेरोसिस मीन्स नैरोइंग ऑफ आर्टरी एंड आर्टीरियोस्क्लेरोसिस इज हार्डनिंग ऑफ आर्टरी। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब है धमनी का सकरा हो जाना, जबकि आर्टीरियोस्क्लेरोसिस का मतलब है धमनी का कठोर हो जाना। अब ये समझते हैं कि कैसे धमनी कठोर होती है और कैसे धमनी सक्रिय हो जाती है, उसके बारे में। धमनी की यहाँ गुहा क्यों सक्रिय हो जाती है? क्योंकि धमनी की जो आंतरिक भित्ति है, अब आप सोचोगे कि ये आंतरिक भित्ति क्या है, तो धमनी या कोई भी ब्लड वेसल जब हम पढ़ते हैं, उनमें बाहर से अंदर की तरफ हम 3 लेयर्स को पढ़ते हैं। पहला ट्यूनिका एक्सटर्ना, दूसरा ट्यूनिका मीडिया, और तीसरा होता है ट्यूनिका इंटरना, या जिसे हम पहले पढ़ चुके हैं एंडोथेलियम। तो उसी एंडोथेलियम या ट्यूनिका इंटरना, जिसे हम बोलते हैं धमनी की आंतरिक भित्ति पर लिपिड, और उसमें भी कौन है, कोलेस्ट्रॉल, जब जम जाता है तो धमनी की जो गुहा है वो सक्रिय हो जाती है। जैसे एक ये धमनी दिखा रखी है, और इस धमनी में यहाँ पर ये इस तरीके से लिपिड और कोलेस्ट्रॉल जमने की वजह से यहाँ एक प्लक लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसे बोलते हैं एथेरोमेटस प्लक। तो हमने पढ़ा एथेरोस्क्लेरोसिस में धमनी की गुहा सक्रिय हो जाती है, क्योंकि धमनी की आंतरिक भित्ति पर लिपिड जम जाता है, और लिपिड में भी कौन जम रहा है, जैसे कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। जबकि आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, जिसमें कि धमनी कठोर हो रही थी, उसमें धमनी की जो दीवार है, जिसमें कि लेयर है ट्यूनिका मीडिया, उसमें कैल्शियम लवण मुख्यतः यही रिस्पॉन्सिबल है इसके कठोर होने के लिए। जबकि एनसीईआरटी में दिया है कि धमनी की दीवार में कैल्शियम लवण और कोलेस्ट्रॉल दोनों के जमने की वजह से आर्टीरियोस्क्लेरोसिस वाली स्थिति डेवलप होती है। तो हमने पढ़ा एक में कोलेस्ट्रॉल जमने से गुहा सक्रिय हो रही है, और एक में कैल्शियम लवण के जमने से या ये जो धमनी है वो कठोर हो रही है। तो ये थे एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस ज्यादातर
जो मध्यम आयु के लोग हैं उनमें डेवलप करती है, जैसे जिनकी उम्र 35 से लेकर और 50 के मध्य होती है, जबकि आर्टेरियोस्क्लेरोसिस बूढ़े व्यक्तियों में डेवलप होती है। एथेरोस्क्लेरोसिस ज्यादातर बड़ी एवं मध्यम आकार की धमनी को प्रभावित करती है। मीन्स ज्यादातर ये जिन धमनियों में एथेरोस्क्लेरोसिस हमें देखने को मिलता है वो बड़ी एवं मध्यम आकार की होती हैं, जबकि आर्टेरियोस्क्लेरोसिस ज्यादातर हमें छोटी एवं मध्यम आकार की धमनियों में दिखाई देता है। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में जब कैल्शियम लवण धमनी की भित्ति में जम जाएंगे तो धमनी की भित्ति सख्त मीन्स हार्ड हो जाएगी और उनकी जो इलास्टिसिटी है मीन्स उनका जो लचकपन है वो कम हो जाएगा या लचक खो जाएगी उनकी, क्योंकि ओल्ड एज में इस स्थिति के चांसेस होते हैं। ऐसा इस वजह से है क्योंकि बूढ़े व्यक्तियों में अस्थियों के क्षरण की वजह से जब अस्थियों में से कैल्शियम निकल के ब्लड में आता है तो ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है और ब्लड में कैल्शियम का स्तर बढ़ने की वजह से वो कैल्शियम इन धमनियों की दीवार में जाकर जमना स्टार्ट हो जाता है। तो बूढ़े व्यक्तियों में या ओल्ड एज में बीपी बढ़ता है, हम ये जानते हैं, और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की वजह से धमनी कठोर हो गई है। बीपी अगर बढ़े तो उसे एडजस्ट करने के लिए जो रक्त वाहिनी है उसमें लचक होना जरूरी है, क्योंकि अगर किसी पाइप में पानी का प्रेशर ज्यादा है और अगर वो पाइप लचीला है तो वो उस प्रेशर को एडजस्ट कर सकता है, लेकिन अगर उसी पाइप की वो जो दीवार है वो कठोर हो जाए और पानी का प्रेशर बढ़ जाए तो वो जो पाइप है वो फूट जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके की स्थिति यहां पर होती है ओल्ड एज में। ओल्ड एज में क्योंकि बीपी बढ़ता है और इस स्थिति की वजह से धमनी कठोर हो गई है तो धमनी की जो दीवार है वो उस दबाव को सहन नहीं कर पाती और धमनी फूट जाती है और धमनी के रप्चर होने की वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और इसे हम हेमरेज भी बोल सकते हैं। तो हमने देखा बूढ़े व्यक्तियों में ज्यादातर जो हेमरेज होने के चांसेस हमें दिखाई दे रहे हैं वो इस आर्टेरियोस्क्लेरोसिस स्थिति की वजह से डेवलप होते हैं, जबकि एथेरोस्क्लेरोसिस की अगर आप बात करें तो एथेरोस्क्लेरोसिस में जो अंदर की साइड में कोलेस्ट्रॉल मींस लिपिड जमा हुआ है उसके चारों तरफ यहां पर WBC, प्लेटलेट्स और साथ ही साथ चिकनी पेशियों की वृद्धि के कारण एक स्ट्रक्चर बनती है और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एथेरोमेटस प्लग। एथेरोमेटस प्लग बोलते हैं इसे। ये केवल हमें एथेरोस्क्लेरोसिस में ही देखने को मिलता है। एथेरोमेटस प्लग हमें आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ आगे चलकर जब ये प्लग इसमें बढ़ता जाएगा तो ये धमनी की गुहा को आगे चलकर बंद कर देगा और ये जो धमनी जिस ऑर्गन को सप्लाई कर रही है उस ऑर्गन पर या उस पार्ट पर रक्त की आपूर्ति मींस ब्लड की सप्लाई बंद हो जाएगी, क्योंकि ये जो प्लग है ये पूरी तरीके से इस धमनी की गुहा को क्या कर चुका है, बंद कर चुका है। तो हमने पढ़ा एथेरोस्क्लेरोसिस मींस धमनी का सकरा होना, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस मींस धमनी का कठोर होना। एथेरोस्क्लेरोसिस तब डेवलप कर रहा है जब धमनी की आंतरिक भित्ति में कोलेस्ट्रॉल जम जाए। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस तब डेवलप करता है जब धमनी की भित्ति में जो कि ट्यूनिका मीडिया लेयर है वहां जाकर कैल्शियम लवण मुख्यतः जम जाए। इसके अलावा ये होता है मींस एथेरोस्क्लेरोसिस होता है मध्यम आयु वाले लोगों में, जबकि आर्टेरियोस्क्लेरोसिस ज्यादातर डेवलप करता है बूढ़े व्यक्तियों में और बूढ़े व्यक्तियों में जो धमनी की लचकपन है वो खो जाती है इस आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की वजह से। और बीपी क्योंकि बढ़ता है उम्र के साथ साथ तो बूढ़े व्यक्तियों में इस आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के वजह से लचक खत्म होने की वजह से धमनियां फट जाती हैं और हेमरेज डेवलप करता है। इसमें एथेरोमेटस प्लग बनता है जबकि आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में नहीं बनता है और आगे चलकर ये जो धमनी है ये पूरी तरीके से बंद हो जाती है अगर ये सही ना किया जाए तो, और रक्त आपूर्ति एक पर्टिकुलर पार्ट पर बंद हो जाती है। और अगर इसे मैं हृदय के रेस्पेक्ट में समझूं तो यही आगे चलकर
डेवलप करवाता है हार्ट अटैक। तो ये था एथेरोस्क्लेरोसिस एंड आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। तो बेटा अभी तक हम लोगों ने 5 टाइप्स के डिसऑर्डर पढ़ लिए हैं। पहला हमने पढ़ा था हाइपरटेंशन, बीपी का बढ़ जाना। दूसरा हमने पढ़ा था हाइपोटेंशन, बीपी का कम हो जाना। तीसरा हमने पढ़ा था वेरिकोज सेराइन मींस वेरिकोज वेन्स। फोर्थ और फिफ्थ में हमने पढ़ा था एथेरोस्क्लेरोसिस एंड आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। अब हम उन 5 रोग के अलावा इन 5 रोगों को और पढ़ते हैं, जिसमें से 6th नंबर पर जो रोग है उसका नाम है एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना का मतलब पेन, दर्द होना, और पेक्टोरिस का मतलब होता है पेक्टोरल रीजन में, यहां छाती में। तो छाती में या सीने में तेज दर्द होना ये कहलाता है एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस या एक्यूट चेस्ट पेन या सीने में तेज दर्द क्यों हो रहा है, उसका रीजन है कि कोरोनरी आर्टरी जो कि हृदय पेशियों को सप्लाई करती है, उसके द्वारा हृदय पेशी को रक्त की आपूर्ति सही तरीके से नहीं हो रही है। ऐसा इस वजह से है क्योंकि कोरोनरी आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल जाकर डिपॉजिट मींस जमा हो गया और उसकी वजह से हृदय पेशी को रक्त की आपूर्ति कम हो गई है। किसी भी पर्टिकुलर पार्ट पर अगर ब्लड सप्लाई कम हो जाए मींस रक्त आपूर्ति कम हो जाए, उस कंडीशन को बोलते हैं इस्चीमिया। और अगर रक्त आपूर्ति कम होगी तो रक्त के द्वारा ले जाने वाली ऑक्सीजन की भी आपूर्ति कम हो जाएगी, और ऑक्सीजन की आपूर्ति कम होना ये कहलाता है हाइपोक्सिया। तो पहले हुआ इस्चीमिया, फिर हुआ हाइपोक्सिया। इस समय हृदय पेशी को जितनी आपूर्ति होनी चाहिए या जितनी सप्लाई होनी चाहिए उतनी सप्लाई हो नहीं रही है। साथ ही अगर पर्सन में तनाव की स्थिति डेवलप कर जाए, तनाव की स्थिति जैसे कि कोई एक्सर्शन, जैसे एक्सरसाइज करते हैं तो फिजिकल एक्सर्शन मीन शारीरिक तनाव होता है। अगर कोई टेंशन है तो उस पर्सन को मानसिक तनाव होता है। तो तनाव की स्थिति में जब ब्लड की सप्लाई ज्यादा चाहिए मींस डिमांड अगर ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम हो रही है, तो पर्सन के शरीर में दर्द उत्पन्न होगा, और वो भी कहां पर, छाती में, चेस्ट में। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। तो एंजाइना पेक्टोरिस क्या है? एंजाइना पेक्टोरिस सीने में तेज दर्द होता है, और ये किसकी वजह से? क्योंकि कोरोनरी धमनी में एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है और उसकी वजह से रक्त की आपूर्ति कम हो जाती है, जिसे बोलते हैं इस्चीमिया। उसकी वजह से ऑक्सीजन की आपूर्ति कम होती है, जिसे बोलते हैं हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया होने की वजह से सप्लाई कम हो गई है और तनाव की स्थिति में डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो उसकी वजह से दर्द उत्पन्न होगा और उसे बोलेंगे एंजाइना पेक्टोरिस। 7th नंबर पर जो कंडीशन है उसे बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। और कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? तो हृदय की धड़कन का बंद हो जाना मींस हार्ट बीट करना ही बंद कर दे, उस कंडीशन को बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। इसके अलावा 8th नंबर पर है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, या इसी को कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं हार्ट अटैक। ये बहुत सारे लोग में देखने को मिलता है। हार्ट अटैक का कारण क्या होता है? तो हार्ट अटैक का कारण है कि जो आर्टरी जिस हृदय की पेशियों को रक्त की आपूर्ति करते हैं, जिसका नाम कोरोनरी आर्टरी है, उस कोरोनरी धमनी का अवरुद्ध हो जाना, ये इसका रीजन होता है। मींस कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाए। यहां पर कोरोनरी आर्टरी से अभी भी सप्लाई हो रही है, लेकिन यहां पर कोरोनरी आर्टरी के अंदर कोलेस्ट्रॉल ने उसका पूरी तरीके से मार्ग अवरुद्ध कर दिया है। और अगर ऐसा होगा तो हृदय पेशियों को रक्त की आपूर्ति एकाएक क्या हो जाएगी? अपर्याप्त हो जाएगी। और एकाएक रक्त की आपूर्ति अपर्याप्त होने की वजह से क्या होगा? कोरोनरी धमनी का अवरुद्ध हो जाने से क्या होगा? ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाएगी, मींस एनॉक्सिया डेवलप करेगा। यहां ये जो कंडीशन डेवलप करती है वो हाइपोक्सिया की वजह से डेवलप करती है, जबकि यहां पर हार्ट अटैक जो डेवलप करता है वो एनॉक्सिया की वजह से डेवलप करता है। और एनॉक्सिया वाली स्थिति में हृदय पेशी क्षतिग्रस्त होना स्टार्ट हो जाएंगी, और ऐसी कंडीशन को बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, या इसी को बोलते हैं हार्ट अटैक। हार्ट अटैक वाली कंडीशन को सही करने के लिए आपने सुना होगा लोग बाईपास सर्जरी करा के आते हैं।
वैसे तो और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं, हमें ट्रीटमेंट के बारे में नहीं पढ़ना, हमें तो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड पॉइंट पढ़ने। पूछा जाता है हार्ट अटैक के लिए जो बाईपास सर्जरी की जाती है तो उसका नाम क्या है, तो उसे बोलते हैं कोरोनरी धमनी बाईपास ग्राफ्टिंग, या ऐसे बोलते हैं CABG, जिसकी डिटेल आपको डिजीज वाले चैप्टर में पढ़ाई जाएगी। अब आते हैं लास्ट में 9th और 10th नंबर की जो डिसऑर्डर दे रखे हैं उनको पढ़ते हैं। 9th नंबर पर दिया है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर मीन्स हृदयपात। ये क्या होता है, अगर कोई पर्सन जिस काम को कर रहा है अगर वो उसको सही से ना करे तो वो उसमें फेल हो जाएगा। ऐसे ही हार्ट का क्या काम है, हार्ट का काम है हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उन्हें उनकी नीड के हिसाब से, मीन्स उनकी आवश्यकता के हिसाब से ब्लड की आपूर्ति, मीन्स रक्त की आपूर्ति करना। लेकिन अगर हार्ट वो काम नहीं कर पा रहा तो उसे ही बोलेंगे हार्ट का फेल हो जाना। तो हार्ट फेलियर क्या है, हृदय का शरीर के विभिन्न भागों को आवश्यकता अनुसार रक्त की आपूर्ति ना कर पाना ही हार्ट फेलियर है। और इसका एक प्रमुख लक्षण हमें देखने को मिलता है, वो है फुफ्फुस का संकुलन हो जाना। फुफ्फुस का संकुलन हो जाने का मतलब है कि फुफ्फुस में ब्लड का ठहरना, और वो ब्लड का ठहरना इस वजह से है क्योंकि फुफ्फुस में पाए जाने वाली जो रक्त वाहिनी है उनका प्रसारण हो गया। कंजेशन ऑफ लंग्स भी इसे बोला जाता है, फुफ्फुस का संकुलन होना। फुफ्फुस का संकुलन मतलब फुफ्फुस में पाए जाने वाली पेशियों के प्रसारण से ब्लड का वहां ठहरना। अगर ब्लड लंग से हार्ट पर वापस ही नहीं आ पाएगा तो हार्ट उतना ब्लड शरीर को दे भी नहीं पाएगा, तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं हार्ट फेलियर। और क्योंकि इसमें संकुलन हो रहा है फुफ्फुस का मीन्स फेफड़ों का, इस वजह से इसे संकुलन हृदयपात मीन्स कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी बोलते हैं। अब आते हैं 10th नंबर पे, हार्ट ब्लॉक। हार्ट ब्लॉक क्या है, हार्ट ब्लॉक हमने कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट पढ़ा था जिसमें हमने नोडल टिश्यू पढ़े थे, ऐसे नोड, एबी नोड, पुरकिंजे फाइबर, ये सभी चीजों के बारे में। तो हार्ट ब्लॉक हृदय के उसी संवहन मार्ग से संबंधित रोग है। कैसे, ऐसे नोड से इंपल्स जनरेट हुआ, आवेग की उत्पत्ति हुई, लेकिन अगर एबी नोड क्षतिग्रस्त हो जाए तो जो ऐसे नोड से आवेग उत्पन्न हुआ है वो निलय पर पहुंच ही नहीं पाएगा। तो वो आवेग कहां पर ब्लॉक हो गए, एबी नोड पर, क्योंकि एबी नोड क्षतिग्रस्त है, तो इसे बोलते हैं नोडल ब्लॉक। ये इसका एक एग्जाम्पल है और इस कंडीशन को बोलते हैं हार्ट ब्लॉक। एक था एंजाइना पेक्टोरिस जिसमें हृदय पेशियों की जो सप्लाई है वो कम हो रही थी, हाइपोक्सिया डेवलप कर रहा था। एक था हार्ट अटैक जिसमें हृदय पेशियों की सप्लाई जो है वो अवरुद्ध हो जा रही थी एकाएक। एक था कार्डियक अरेस्ट जिसमें हृदय की धड़कन बंद हो जाती थी। एक है हार्ट फेलियर जिसमें हृदय द्वारा उतना ब्लड नहीं पंप किया जा रहा जितना शरीर के ऑर्गन्स को नीड है, जरूरत है। और लास्ट में है हार्ट ब्लॉक मींस आवेग उत्पन्न तो हुआ लेकिन संवहन मार्ग के किसी भी जगह पर जाकर वो ब्लॉक हो गया और उस कंडीशन को बोल रहे हैं हार्ट ब्लॉक। तो ये थे सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर। तो अब पढ़ते हैं निवाहिका तंत्र मींस पोर्टल सिस्टम। ये क्या होता है, तो इसे पढ़ने से पहले हमें याद रखना होगा जो हमने नॉर्मल सर्कुलेशन में पढ़ा है। हम जानते हैं कि सभी ऑर्गन से ब्लड को हार्ट पर जब ले जाया जाता है तो उसे लाने का कार्य करती हैं सिराएं, और सिराएं उस ब्लड को मींस वेन्स उस ब्लड को डाल देती हैं महासिराओं में, और महासिरा के द्वारा उस रक्त को ले जाया जाता है हृदय के पास। मींस एक ऑर्गन से हार्ट पर ब्लड को ले जाने का काम करती है सिरा, और ये एक सामान्य परिसंचरण मींस एक नॉर्मल सर्कुलेशन होता है। अगर किसी एक अंग का जो रक्त है वो सिरा या महासिरा के द्वारा सीधे हृदय में न ले जाकर किसी दूसरे अंग में ले जाया जाए और फिर इस अंग से इस पहले वाले अंग का ब्लड ले जाया जाए हृदय के पास, ऐसे सिरीय तंत्र को बोला जाता है निवाहिका तंत्र। मींस एक ऑर्गन का ब्लड हार्ट पर न जाकर पहले किसी दूसरे ऑर्गन पर जाए और फिर इस दूसरे ऑर्गन से वो हार्ट पर जाए,
तो ऑर्गन से हार्ट पर जाना ये तो कैसा सर्कुलेशन, नॉर्मल सर्कुलेशन। तो ये तो जाएगा किसके द्वारा, वेन्स के थ्रू, नॉर्मली जो वेन्स के थ्रू जाता है। लेकिन एक अंग से दूसरे अंग पर जो ब्लड जा रहा है, तो इस प्रकार के सर्कुलेशन को या इस प्रकार के परिसंचरण को बोलते हैं निवाहिका परिसंचरण। और यहां पर जो ब्लड वेसल इसे लेकर जा रही है उसे बोलते हैं निवाहिका सिरा, मींस पोर्टल वेन। तो एक ऑर्गन का ब्लड दूसरे ऑर्गन पर जाता है और फिर इस दूसरे ऑर्गन से ब्लड जाता है हार्ट के पास। तो इस तरीके का हमने ये पढ़ा सर्कुलेशन, इसे बोलते हैं पोर्टल सर्कुलेशन। जिस ऑर्गन पर ब्लड किसी दूसरे ऑर्गन से आ रहा है, तो जो ऑर्गन रिसीव कर रहा है उसके बेसिस पर ये 3 प्रकार का निवाहिका तंत्र हम पढ़ते हैं। अगर रिसीव करने वाला ऑर्गन वृक्क है, मींस किडनी है, तो निवाहिका तंत्र का नाम है वृक्क निवाहिका तंत्र। अगर रिसीव करने वाला ऑर्गन यकृत है तो इसको बोलेंगे यकृत निवाहिका तंत्र। अगर ब्लड को ग्रहण करने वाला जो ऑर्गन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड मींस पीयूष ग्रंथि है, तो इसको बोलते हैं हाइपोफाइजियल निवाहिका तंत्र। अगर किडनी रिसीव करे तो रीनल पोर्टल सिस्टम, अगर लिवर रिसीव करे तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम होता है हाइपोफाइसिस सेरेब्राई। तो इसी वजह से अगर पीयूष ग्रंथि रक्त को रिसीव करती है तो ऐसे पोर्टल सिस्टम को बोलते हैं हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। तो 3 तरीके के पोर्टल सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं। पहला रीनल पोर्टल सिस्टम मींस वृक्क निवाहिका तंत्र, दूसरा हेपेटिक पोर्टल सिस्टम मींस यकृत निवाहिका तंत्र, और तीसरा हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम मींस हाइपोफाइजियल निवाहिका तंत्र। इनमें से एक कौन सा ऐसा तंत्र है जो कि नहीं पाया जाता स्तनधारियों में, तो वो है वृक्क निवाहिका तंत्र। और वृक्क निवाहिका तंत्र किसमें मिलता है, तो ये उभयचरों में मींस एम्फीबियंस में मिलता है। एम्फीबियंस में 2 तरीके के निवाहिका तंत्र पाए जाते हैं, एक तो वृक्क निवाहिका तंत्र और दूसरा यकृत निवाहिका तंत्र। सबसे पहले हम पढ़ते हैं वृक्क निवाहिका तंत्र। वृक्क निवाहिका तंत्र की बात करें तो यह पाया जाता है उभयचरों में, और इन उभयचरों में शरीर के पश्च भागों से और साथ ही साथ टांगों से, इन दोनों से जो सिराएं निकलती हैं वो संयुक्त होकर बना लेती हैं वृक्क निवाहिका सिरा, और इसके द्वारा ब्लड को ले जाया जाता है वृक्क पे। तो हम देख सकते हैं कि एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन पर ब्लड जा रहा है, तो ऐसे सर्कुलेशन को हम क्या बोलेंगे, पोर्टल सर्कुलेशन मींस निवाहिका परिसंचरण। और वृक्क पर जाने के दौरान ये जो वृक्क निवाहिका सिरा है ये किडनी में जब पहुंचेगी तो केशिकाओं में विभाजित हो जाएगी। इन केशिकाओं से ये जो ब्लड है ये किडनी की सेल के पास पहुंचेगा, और किडनी की सेल के लेवल पर उस ब्लड में से नाइट्रोजीनस पदार्थों को पृथक कर दिया जाएगा। फिर उस ब्लड को वृक्क से भेजा जाएगा हृदय के पास। हम देख सकते हैं एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन पर ब्लड गया, फिर इस दूसरे ऑर्गन से हार्ट पर ब्लड गया, तो ये तो सर्कुलेशन हो गया नॉर्मल सर्कुलेशन मींस सामान्य परिसंचरण। और इसी वजह से यहां पर इसे ले जाने वाला जो ब्लड वेसल है उसका नाम है रीनल वेन मींस वृक्क सिरा। जबकि ऑर्गन से ऑर्गन पर ब्लड लेकर जाना ये था आपका पोर्टल सिस्टम मींस निवाहिका परिसंचरण। तो शरीर के पश्च भागों से एवं टांगों से ब्लड को लेकर जाना वृक्क के पास एम्फीबियंस में, ये जो सर्कुलेशन है इसे बोलते हैं वृक्क निवाहिका तंत्र। और हमें इसका यूजफुलनेस मींस इसकी उपयोगिता भी पता लग रही है कि इस वृक्क निवाहिका तंत्र के द्वारा उभयचरों में इन 2 जगहों से आने वाले रक्त से नाइट्रोजीनस पदार्थों को पृथक कर दिया जाता है। तो ये था वृक्क निवाहिका तंत्र मींस रीनल पोर्टल सिस्टम। अब हम पढ़ते हैं यकृत निवाहिका तंत्र मींस हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। वृक्क निवाहिका तंत्र जो कि उभयचरों में पाया जाता है वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं
यकृत निवाहिका तंत्र एवं हाइपोफाइजियल निवाहिका तंत्र मींस हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन या हेपेटिक पोर्टल सिस्टम एंड हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। सबसे पहले पढ़ते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम सभी कशेरुकियों में पाया जाता है, जबकि स्तनधारियों में ये ज्यादा डेवलप होता है, मींस ज्यादा विकसित होता है। अगर हम हमारी बात करें तो हमारे अंदर जो ब्लड है वो आंत्र से और पहुंचता है यकृत के पास, मींस इंटेस्टाइन से ब्लड जा रहा है लिवर के पास। हम ये जानते हैं कि आंत्र में भी, छोटी आंत्र में भोजन का अवशोषण होता है। उस अवशोषित भोज्य पदार्थों को आंत्र से पहुंचाया जा रहा है यकृत के पास, मींस लिवर के पास। ऐसा क्यों है? क्योंकि लिवर पर हम जानते हैं बहुत सारी उपापचय हमें देखने को मिलते हैं, जैसे फैट से संबंधित उपापचय मींस वसा उपापचय, या जितने भी हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट उपापचय हैं, वो लिवर पर जाकर परफॉर्म हो रही हैं, लिवर पर चलती हैं। इस वजह से इन अवशोषित भोज्य पदार्थों को आंत्र से ब्लड में डालकर यकृत निवाहिका सिरा मींस हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू पहुंचाया जाता है यकृत पे, लिवर पे, और लिवर से फिर इस ब्लड को पहुंचाया जाता है हार्ट के पास। और हम ये जानते हैं कि ये है ऑर्गन से हार्ट पर ब्लड का जाना, और ऑर्गन से हार्ट पर ब्लड लेकर जाना ये काम होता है वेन का, जबकि एक ऑर्गन से ऑर्गन पर ब्लड लेकर जाना ये काम होता है पोर्टल वेन का। पहले भी पढ़ चुके हैं, एक ऑर्गन से ऑर्गन पर ब्लड जाना ये है पोर्टल सिस्टम, तो ये हो गया हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। और एक ऑर्गन से हार्ट पर ब्लड जाना ये है एक नॉर्मल सर्कुलेशन। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आंत्र से जो ब्लड है वो पहुंचाया जाता है यकृत के पास, और किसके द्वारा? यकृत निवाहिका शिरा मींस हेपेटिक पोर्टल वेन के द्वारा। वैसे आंत्र के अलावा कुछ भाग और होते हैं जिनसे कि सिराएं निकलकर वो सब मिलकर बनाती हैं हेपेटिक पोर्टल वेन, जैसे कि उनमें से एक है प्लीहा, और उससे निकलने वाली सिरा का नाम है स्प्लीनिक वेन मींस प्लीहा सिरा। वो आंत्र से निकलने वाली जो मेजेंट्रिक वेन है, जो मेजेंट्रिक सिरा है, उसके साथ मिलती है, और भी अदर ऑर्गन से ब्लड आ रहा होता है, और उन सब से ब्लड को लेकर आने वाली सिराएं मिलकर बनाती हैं यकृत निवाहिका सिरा। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, जैसे आज से 2 साल पहले ये क्वेश्चन पूछा गया कि हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन मींस जो यकृत निवाहिका परिसंचरण है उसमें यकृत पर जो ब्लड है वो कहां से लेकर आया जा रहा है, तो एनसीईआरटी के हिसाब से आंसर हमेशा जाएगा इंटेस्टाइन, याद रखना है। तो हमने पढ़ा आंत्र से ब्लड कहां आया? यकृत के पास, और यकृत से वो ब्लड कहां गया? हार्ट के पास। तो आंत्र से इस यकृत पर ब्लड जब आएगा तो ये तो हो गया पोर्टल सर्कुलेशन मींस निवाहिका परिसंचरण, और यकृत से हृदय के पास जो ब्लड है ये है नॉर्मल सर्कुलेशन। इसके अलावा इस यकृत निवाहिका तंत्र का हमारे लिए यूजफुलनेस क्या है वो भी हमें समझ में आ गई, क्योंकि आंत्र में भोजन का अवशोषण हुआ, वो भी छोटी आंत्र में, और छोटी आंत्र से वो भोजन डाल दिया गया ब्लड में, और ब्लड के थ्रू वो भोजन आ गया यकृत के पास, तो यकृत में चलकर उसकी उपापचय स्टार्ट हो जाएगी। तो हमने पढ़ा यकृत निवाहिका तंत्र का ये हमारे लिए उपयोगिता है। अब आते हैं लास्ट वाले निवाहिका तंत्र पर, जिसका नाम है हाइपोफाइजियल निवाहिका तंत्र। हाइपोफाइजियल निवाहिका तंत्र को हमारे अंदर या स्तनियों में बोला जाता है हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल निवाहिका तंत्र। हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल निवाहिका तंत्र क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हाइपोथैलेमो का मतलब है हाइपोथैलेमस, और हाइपोफाइजियल का मतलब है हाइपोफाइसिस सेरेब्राई, जिसे बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। और ये जो निवाहिका तंत्र है ये पीयूष ग्रंथि से संबंधित है, इस वजह से इस निवाहिका तंत्र को बोलते हैं हाइपोफाइजियल निवाहिका तंत्र। अब इसमें क्या होता है? इसमें हाइपोथैलेमस से जो ब्लड है
वो जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, मींस अग्र पीयूष ग्रंथि के पास। अग्र पीयूष ग्रंथि, आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि पीयूष ग्रंथि के दो भाग होते हैं, अग्र एवं पश्च, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो हाइपोथैलेमस से जो रक्त है वो पहुंचता है अग्र पीयूष ग्रंथि पर, और अग्र पीयूष ग्रंथि को बोला जाता है एडिनो हाइपोफाइसिस। और इस अग्र पीयूष ग्रंथि से रक्त आगे जाता है हृदय के पास। तो ये तो ऑर्गन से हो गया हार्ट पर ब्लड का जाना, ऑर्गन से हार्ट पर ब्लड जाना, तो ये तो हो गया नॉर्मल सर्कुलेशन और इसे लेकर जाया जाएगा वेन के थ्रू। लेकिन एक ऑर्गन से ऑर्गन पर ब्लड जाना, ये हो गया पोर्टल सर्कुलेशन, और इसी पोर्टल सर्कुलेशन या निवाहिका तंत्र को बोलते हैं हाइपोफाइजियल निवाहिका तंत्र। ये कैसे कार्य करता है हमारे अंदर वो समझते हैं, इसकी क्या उपयोगिता है। तो हाइपोथैलेमस से कुछ हार्मोन्स जो कि इस अग्र पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स का नियमन करते हैं, जैसे हम जानते हैं, जैसे आप आगे पढ़ोगे कि अग्र पीयूष ग्रंथि से बहुत सारे हार्मोन्स को निकाला जाता है, जैसे वृद्धि हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, और भी बहुत सारे हार्मोन होते हैं जो आपको एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ाए जाएंगे। उन हार्मोन्स का निकलना या नहीं निकलना या उन्हें संनियमित करना, ये सब कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस से इस अग्र पीयूष ग्रंथि को जो सूचना पहुंचाई जाती है कि आपको हार्मोन को निकालना है या आपको हार्मोन्स को नहीं निकालना है, वो सूचना ब्लड के थ्रू पहुंचाई जा रही है। और इस ब्लड के थ्रू जो सूचना ले जाने के लिए जो तंत्र काम करता है, उस तंत्र को ही हम यहां पर बोल रहे हैं हाइपोफाइजियल निवाहिका तंत्र। तो मैं ये कह सकता हूं कि हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम के द्वारा हाइपोथैलेमस इस अग्र पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स का नियमन मींस रेगुलेशन या कंट्रोल करता है कि वो निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। अगर निकालना है तो यहां से हार्मोन आएगा, नहीं निकालना है तो भी यहां से एक अलग तरीके का हार्मोन आएगा जो कि इसको संनियमित करेगा इस ग्रंथि को और हार्मोन्स को निकलने से रोकेगा। इस तरीके से हाइपोथैलेमस से ब्लड आता है अग्र पीयूष ग्रंथि पर, और हाइपोथैलेमस से उस ब्लड को अग्र पीयूष ग्रंथि पर लाने का काम जो वेन करती है, उस पोर्टल वेन का नाम है हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन, मींस हाइपोफाइजियल निवाहिका शिरा। तो हमने तीन तरीके के निवाहिका तंत्र पढ़े, एक तो वृक्क निवाहिका तंत्र, दूसरा यकृत निवाहिका तंत्र, और तीसरा हाइपोफाइजियल निवाहिका तंत्र। इनमें से दो तो उपस्थित हैं स्तनधारियों में। स्तनधारियों में कौन कौन से उपस्थित हैं? तो यकृत निवाहिका तंत्र और हाइपोफाइजियल निवाहिका तंत्र। और इनमें से दो प्रेजेंट होते हैं एम्फीबियंस मींस उभयचरों में, और वो कौन कौन से हैं? वृक्क निवाहिका तंत्र एवं यकृत निवाहिका तंत्र। वृक्क निवाहिका तंत्र में हमने देखा कि उस तंत्र के द्वारा शरीर के पश्च भाग एवं टांगों से आने वाले रुधिर में से नाइट्रोजनी पदार्थों को पृथक किया जा रहा है, जबकि यकृत निवाहिका तंत्र में हमने देखा आंत्र से जो भोज्य पदार्थ अवशोषित हुए हैं उनकी उपापचयी क्रियाओं के लिए या उनके उपापचय के लिए उन्हें लिवर के सेल पर पहुंचाया जा रहा है। और हाइपोफाइजियल निवाहिका तंत्र में हमने ये पढ़ा कि हाइपोथैलेमस के द्वारा कैसे अग्र पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स का रेगुलेशन या कंट्रोल या नियंत्रण किया जा रहा है। तो ये था पोर्टल सिस्टम मींस निवाहिका तंत्र। कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा सिस्टम है जो कि स्टार्ट होता है कैपिलरी से और खत्म भी होता है कैपिलरी पर, मींस ऐसा कौन सा तंत्र है जो केशिका से स्टार्ट होकर केशिका पर ही खत्म होता है? तो वो है पोर्टल सिस्टम मींस निवाहिका तंत्र। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि किसी भी ऑर्गन पर जो हमें रक्त वाहिनी देखने को मिलेगी, उस ऑर्गन लेवल पर उस सेल को जो सप्लाई कर रही होगी या रक्त की आपूर्ति जो पहुंच रही होगी, उसके लिए केशिकाएं जिम्मेदार होती हैं मींस कैपिलरी। तो एक ऑर्गन से ऑर्गन पर जब ब्लड जा रहा है तो ऑर्गन पर जब ब्लड आया होगा तो वो केशिका में विभाजित होकर आया होगा,
और यहां से भी जब ये यहां पहुंचेगा तो ये जो सिरा है ये विभाजित होगी केशिकाओं में, फिर केशिका जाकर लिवर की सेल के पास उस ब्लड को पहुंचाएगी। इसका मतलब कि ऐसा सिस्टम जो केशिका से स्टार्ट हो और केशिका पर ही खत्म हो, ऐसे सिस्टम को भी हम बोलते हैं पोर्टल सिस्टम, मीन्स निवाहिका तंत्र।